हेलो एवरीवन। तो जेई के शीट में देखते हैं, कुछ लोगों को डाउट्स हैं। ठीक है, तो जेई के शीट्स में देखो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में शायद आप इसलिए नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि यहाँ पे सेक इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है कि नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक इनवर्स आपने किया नहीं है, लेकिन लिख लो अभी के लिए। सेक इनवर्स फंक्शन एक्चुअली में 12th का है ना, लेकिन जेई के सिलेबस में वो सब कुछ एक साथ करके दिया हुआ है। तो देख लो, सेक इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। तो ये वाला पार्ट तो आपने कर लिया होगा, सेकंड वाला पार्ट, है ना। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, सेकंड वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट सेक इनवर्स एक्स, तो ये लिख लो, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो r माइनस 1 to 1 में होता है। ठीक है, बस आप ये अभी लिख लो, एक इंफॉर्मेशन की तरह आप इसको लिख लो, क्योंकि जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि वो एक कंप्लीटली अपने आप में एक चैप्टर है, तो हम उसमें उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन है। दूसरी चीज कि ये बोल रहा है कि अब आप कर पाओगे, है ना। तो बस इस दोनों का आपको क्या लेना है, एफ एक्स जो हमारा डिफाइन है, एफ एक्स हमारा r माइनस 1 to 1 होना चाहिए, लेकिन साथ ही जो आपका n है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आप सॉल्व कर पाओगे। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। याद है, कर लोगे ये, है ना। तो ये वाला पार्ट तो ऑलवेज, सॉरी, हाँ, यहां से ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। और x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो क्या होता है, कहां से कहां तक होता है, x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x से ज्यादा कहां पे होती है। अगर आप x में कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो, मान लो मैंने 3.2 पुट किया, तो 3.2 तो 3 से ज्यादा होगा ही, है कि नहीं, 3.2 3 से ज्यादा होगा ही। और इसमें अगर मान लो आप कुछ नेगेटिव में टर्म पुट करते हो, ठीक है, मान लो नेगेटिव में मैंने कुछ टर्म पुट किया, मान लो 0 माइनस 1.2 पुट किया, ठीक है, तो माइनस 1.2 की वैल्यू इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -2। तो ये भी ऑलवेज ट्रू है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ऑलवेज ट्रू है। बस हमें इसमें से कौन सा पार्ट माइनस करना पड़ेगा, जहां पे ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे होंगे, है ना। तो ये दोनों पार्ट कहां पे इक्वल हो रहा होगा, x बिलोंग टू इंटीजर पे, है ना। तो बस आपको इंटीजर वाले पार्ट को हटा देना है, बाकी रियल नंबर में और किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर पाओगे, सुब्रजीत, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में देखो, 65 में एफ एक्स इक्वल टू जो आपको डिफाइन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 65, एफ एक्स जो आपको डिफाइन किया गया है वो लॉग के अंदर में फंक्शन है, लॉग, और ये रूट के अंदर में कंप्लीटली 1/sin x mod, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लॉग के अंदर की चीज क्या, सॉरी, रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो पहले हम रूट को सॉल्व करेंगे, 1/mod sin x ये होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लॉग के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 1/mod sin -x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, है ना, क्योंकि ये ऊपर में नीचे में मॉड लगा हुआ है ना, तो मॉड तो ऑलवेज साइन पॉजिटिव बना ही देगा,
है ना। बस हमें कौन सा पार्ट माइनस करना पड़ेगा, बस हमें वो वाला पार्ट माइनस कर देना है जहां पे, क्योंकि अब ये देखो क्या है, एक p/q फॉर्मेट का भी बन रहा है ना। तो साइन x जो है जहां जहां पे जीरो हो रहा होगा उन सारे पॉइंट्स को क्या करना है हमें, उन सारे पॉइंट्स को हमें हटा देना है, ठीक है। और अभी हम लोग आज देखेंगे कि sin x इक्वल टू जीरो कहां कहां पे होता है, x बिलोंग टू n पाई के लिए होता है, ठीक है। तो पाई के जितने मल्टीपल्स होते हैं उन सारे मल्टीपल्स पे sin x की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये हम लोग अभी आज देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया है ना। तो हमारा जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्लियर है ना। तो यहां से हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, x नॉट बिलोंग टू n पाई। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/mod sin x किसके इक्वल ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। और यहां से जब आप नीचे वाला टर्म पॉजिटिव है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, mod sin x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं है, x की कोई भी वैल्यू पुट करो ये क्या है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो बस हमें ये यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगी, है ना। और इस वाले से क्या है हमारे पास, x नॉट बिलोंग टू n पाई, है ना। तो दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, r में से आप n पाई को माइनस कर दोगे n बिलोंग टू z के लिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये कैसे आ रहा है, ये हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। बस अभी के लिए आप ये ध्यान रख लो, आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। 65 हो गया, 63, 65 हो गया, 68। 68 में देखो tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स है और सम ऑफ द डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव। अच्छा डेरिवेटिव का छोड़ दो इसको, ठीक है, डेरिवेटिव हमने अभी किया नहीं है, ठीक है। सुप्रजीत है ना, 68 डेरिवेटिव वाला पार्ट है, तो जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पे इसको करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको रहने दो। 68 के बाद 68 के बाद ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट को आप ट्राई करो, ठीक है। आपको ग्राफ वगैरह सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि ग्राफ पता नहीं है ना। तो ग्राफ से अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो कर पाओ, है ना। बाकी जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है, जैसे इनवर्स वाला पार्ट है, तो इनवर्स वाले पार्ट में जहां जहां जरूरत पड़ रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक ना। जैसे इनवर्स वाले साइन इनवर्स का मैंने डोमेन आपको बता दिया था, कॉस इनवर्स का डोमेन बता दिया था, आज सेक इनवर्स का डोमेन बता दिया, है ना। तो ये सब चीजें जहां जहां पे आएगी हम उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डिटेल में इसका कैसे एप्लीकेशन होता है, क्या होता है, वो हम लोग आगे 12th में जाके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस वाले पार्ट पे हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। बाकी आप ट्राई करो, ट्रिगोनोमेट्री जो आपका 11th वाला पार्ट है वो अभी खत्म हो ही जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में देखो रूट ओवर साइन ट्वाइस एक्स, है ना। तो रूट ओवर साइन, क्वेश्चन नंबर 70 देखो y इक्वल टू रूट ओवर साइन ट्वाइस एक्स, है ना। तो देखो x में 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व आपको पता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व आपको पता है, हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये साइन x है तो साइन x का कर्व कैसा होता है, साइन x का कर्व ऐसा कुछ मूव करता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पाई होता है, ये वाला पॉइंट 2 पाई होता है, वहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। अभी हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे ही, यानी ये किसका कर्व है हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो साइन ट्वाइस एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। समझ में आ रहा है, साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। समझ में आ रहा है आपको कैसे किया हमने, तो साइन एक्स का पीरियड पाई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो काम साइन एक्स आपका 2 पाई पीरियड में करता था वो काम साइन ट्वाइस एक्स कितने टाइम में करेगा, पाई लेंथ में करेगा। कितने लेंथ में करेगा, पाई लेंथ में करेगा। यानी साइन वाला पार्ट जो है इसका पीरियड 2 पाई का था, इसका मतलब ये 2 पाई लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। लेकिन साइन 2x का पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, इसका मतलब ये अपने आप को कितने लेंथ के बाद रिपीट करेगा, पाई लेंथ में ही रिपीट करने लगेगा।
है ना। तो इसका जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो श्रिंक हो गया, है ना, क्योंकि इसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। तो पहले ये 2 पाई जो है 2 पाई लेंथ में एक सर्कल इस तरीके से कंप्लीट करता था, अब देखो वही सर्कल वो पाई लेंथ में ही कंप्लीट कर ले रहा है, एक साइकिल जो है ना। तो ये इसका क्या हो गया, अब देखो इस वाले फंक्शन यानी ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स वगैरह पता नहीं है इसलिए आप नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये पाई/2 हो गया, है ना, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई/2 हो गया और ये 2 पाई हो गया, है ना। अब देखो हमें sin x की वैल्यू क्या चाहिए, sin x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, है ना, क्योंकि वो रूट के अंदर का टर्म है ना। तो sin ट्वाइस x की वैल्यू कहां से कहां तक पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आपको करना क्या है कि आप पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो और आपको मिल जाएगा कि कौन से इंटरवल में आपका आंसर पॉजिटिव होने वाला है ना। तो यहां से आप देख सकते हो कि sin ट्वाइस x कहां से कहां तक पॉजिटिव है, 0 से पाई/2 में पॉजिटिव देगा, पाई से 3 पाई/2 में पॉजिटिव देगा, है ना। तो sin x जो है, sin ट्वाइस x जो है वो कहां से कहां तक पॉजिटिव है, एक इंटरवल मैंने बस चूज किया 0 से पाई/2 का। ठीक है, तो 0 से पाई/2 के बीच में ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। 0 से पाई/2 में ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब जब हम इसका इंटरवल लिखेंगे, है ना, तो इंटरवल में हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि हमें इसका जब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना होता है ट्रिगोनोमेट्री का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो अभी आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, इसलिए आपको नहीं हो रहा है, तो उस चीज को आप छोड़ दो। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में जो n लिखा हुआ है, ठीक ना, वो n क्या है, इंटीजर है, ऊपर में आपको डिफाइन करके दिया हुआ है। तो आप n की कोई एक वैल्यू चूज कर लो। ठीक है, मान लो मैंने n की वैल्यू 0 पुट कर दिया। ठीक है, n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो हर एक ऑप्शन में देखो एक फिक्स्ड इंटरवल आपको मिल जाएगा, है ना। सेकेंड वाला आपका 0 से पाई/2 हो जाएगा, पहला वाला आपका -पाई/2 से पाई हो जाएगा, है ना। इस टाइप से हर एक इंटरवल आपको दिख जाएगा। ठीक है, और जो इंटरवल आपको दिख जाएगा आपके पास ऑलरेडी ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, देख लो उसमें से कौन सा आंसर आपके पास मैच कर रहा है कि नहीं। सुप्रजीत समझ में आया कि क्या किया मैंने, है ना। तो आप n की कोई एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके देख लो, सबसे इजी वाला वैल्यू पुट करो ताकि आपको ग्राफ पता चल जाए कि कौन से इंटरवल में। बाकी इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, तो वहां पे आप इस चीज को इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पे हम इसको करेंगे। अभी के लिए आप देखोगे तो देखो sin ट्वाइस x की वैल्यू 0 से पाई/2 होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन देखो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है n इक्वल टू 0 के लिए, तो हम डायरेक्टली सेकेंड वाले ऑप्शन में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जनरल सॉल्यूशन वगैरह कैसे लिखना है वो हम लोग अभी आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 60 में log ऑफ mod log x, इसमें क्या हो गया, सौमिक किसका है, सुब्रजीत। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, log ऑफ mod log x, है ना। तो ये हमारा y की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो log वाले पार्ट में किया तो था, है ना, log ऑफ mod log x है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए सबसे पहले कौन सा log डिफाइन होना चाहिए, ये वाला अंदर वाला पार्ट होना चाहिए, है ना। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, mod log x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसके अंदर में एक और log है, तो ये log का ये x भी डिफाइन होना चाहिए। तो यहां से x क्या बोल रहा है आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log x, ये इस log के अंदर में ये वाला पार्ट है, तो वो तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें पॉजिटिव ही लेनी है कि नहीं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि mod x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है ना। x की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, ये mod log x हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। लेकिन किसी किसी पॉइंट पे ये 0 भी तो देगा, है ना। तो जिस पॉइंट पे 0 देगा हमें उस पॉइंट को क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। तो ये किस पॉइंट पे 0 देगा, x की वैल्यू 1 के लिए ये पॉजिटिव 0 कर देगा, है ना। बाकी और किसी पार्ट के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए,
है ना। तो 60 में देखो तो हमारा आंसर कहां से कहां लाई करना चाहिए, 0 से आगे तो लाई करना चाहिए। ये और इसका, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। समझ में आ गया सुब्रजीत, क्लियर है ना। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा आएगा, ये बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए और ये बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो 1 वाले पार्ट को आप माइनस कर दो, तो 0 से इन्फिनिटी -1, ठीक है। तो ये 60 हो गया। 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखो 57 में फिर से वही चीज है, साइन इनवर्स साइन 3 - x है। साइन इनवर्स x का शीट वाले में आपको बताया था मैंने, साइन इनवर्स x का डोमेन हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x किसके बीच में लाई करना चाहिए, 1 से -1 के बीच में, है ना। इसके अंदर वाला पार्ट जो है कहां से लाई करना चाहिए, 1 से -1 के बीच में। तो यहां पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 3 - x। तो क्या लिखेंगे, 3 - x की वैल्यू 1 से लेके -1 तक। यहां से सॉल्व करके आप x निकाल लो, निकाल पाओगे। और नीचे में डिनोमिनेटर में मॉड x - 2 क्या होना चाहिए, देखो मॉड x - 2, क्योंकि लॉग को पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मॉड x - 2 आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और डिनोमिनेटर की चीज आपकी 0 भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो लॉग मॉड x - 2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, है ना। तो यहां पे आपके पास 3 इक्वेशन है, यहां से आप x कैलकुलेट कर लो। दूसरा वाला कंडीशन, लॉग वाले कंडीशन से मैंने ये कैलकुलेट किया, तो ये सेकंड वाला आ गया। यहां से मॉड को सॉल्व करके कर लो। और थर्ड कंडीशन ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, p/q फॉर्मेट का है, साइन इनवर्स 3 - x अपॉन लॉग ऑफ मॉड x - 2। तो लॉग कंप्लीट टर्म क्या होना चाहिए, कहीं पे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मॉड x - 2 नॉट इक्वल टू 1, और यहां से कितना हो जाएगा, मॉड x नॉट इक्वल टू 3, और यहां से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू +-3, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आंसर हो गया। ये वाला यहां से क्या आ जाएगा, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना। तीनों का मैंने आंसर लिख दिया, बस इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालो। कर लोगे सुब्रजीत, कर लोगे। 57 हो गया, सॉरी 59 नहीं था, 59, अच्छा 57 हो गया, ठीक है। 57 के बाद 56 में देखो 56 भी सेम वही है, कर लोगे आप, 56 भी सेम है, कर लोगे। $56 कर लोगे। $56 कर पाओगे अब सुब्रजीत, कर पाओगे, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, जो साइन के अंदर वाला पार्ट है, इनवर्स वाला पार्ट, वो क्या होना चाहिए, 1 से -1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो जो आपका साइन वाला पार्ट है, साइन वाला पार्ट क्या है, साइन इनवर्स 5x, है ना, है ना। फिर से वही साइन इनवर्स वाला पार्ट है। तो साइन इनवर्स का तो जस्ट अभी बताया, और पहले भी आपको बताया था, ये वाला कंडीशन आपका ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, है ना। ये देखो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो x कहां से कहां लाई करना चाहिए, 1 से -1 के बीच में, है ना। ये x वाला पार्ट हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहां पे x जो है हमारा किसके किसके बीच में है, सॉरी साइन इनवर्स के अंदर में क्या है, 5x है। तो 5x हमारा कहां से कहां लाई करना चाहिए, 5x की वैल्यू हमारा 1 से -1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो उसको आप सॉल्व करके अब आप सॉल्व कर पाओगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 57 हो गया, 56 हो गया, 56 के बाद ओके, ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, तो अब सारा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। 75 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में
25 क्वेश्चन अप टू 100, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अप टू 100। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अप टू 100 तक सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्लास में करवाया नहीं था। किसका है क्वेश्चन नंबर 12? सौमिक। क्वेश्चन नंबर 12 सिग्नम फंक्शन बताया था कि नहीं? y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम ऑफ x क्या होता है? 1 0 -1। ये किसके लिए होता है? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। यहां पे देखो इसने x की जगह पे क्या पुट कर दिया? x की जगह पे इसने log का टर्म पुट कर दिया है ना। तो कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 3 है ना, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप log का टर्म पुट कर दो। तो log एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है ना। log एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और log एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब बस ये इनइक्वालिटी ही तो सॉल्व करना है। अब log की इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आ रहा है, इसलिए आपका सॉल्व नहीं हुआ होगा फिर, है ना। तो ये क्वेश्चन तो हमें सॉल्व किया था, पहले इक्वल टू के लिए सॉल्व कर लो, है ना। तो अगर मान लो ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरफ भी हमें log का टर्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 3 की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? ग्रेटर देन 1। और यहां से देखो ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गया आपका, 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -1 और इस टाइप से टर्म होगा ग्रेटर देन 0। यानी जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्या होगा? 0 1 -1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू लेस देन 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। यही तो किया था बस। उसके बाद तो सिंपल आपका इनइक्वालिटी वाला टर्म है ना। इसको जब सॉल्व ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ होगा? 1 से पीछे ये वाला होगा, इसके आगे ये वाला होगा, इसके बीच में ये -1 होगा, और इस दोनों पॉइंट पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। समझ में आ गया सौमिक? कर लोगे आप, है ना। तो इस तरीके से हम, है ना, सिग्नम फंक्शन के अंदर कुछ भी पुट कर दे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपोजिट फंक्शन हमने इसलिए तो पढ़ा ही है ना। तो कंपोजिट फंक्शन में हमें वो सब कुछ करना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट पे। एक्सरसाइज 3.1 आई होप कि सबने कर लिया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इजी सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट पे आते हैं। कल कुछ मैंने एक पीडीएफ डाला था जहां पे सिलेबस रिड्यूस हुआ था, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा वो चीज। तो वो सिलेबस रिड्यूस एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जेई के लिए कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। तो जेई के लिए आपको, है ना, कहां पे इंक्लूड करना होगा? यहां पे तो इंक्लूड हुआ है ना। देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आपके पास ऑलरेडी है। देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 यहां पे, तो इंक्लूड इस 0 वाले पॉइंट पे होगा और इन दोनों पॉइंट पे एक्सक्लूड होगा। सुब्रजीत, क्लियर है? तो देखो कि ये बोल रहा था कि आपको एक पीडीएफ मिला होगा, है ना। क्लास में ग्रुप में मैंने शेयर किया था, वहां पे बताया था कि कुछ कुछ चैप्टर्स वगैरह आपके क्या हुए हैं, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, है ना। तो वो सब जो एक्सक्लूजन है वो सिर्फ किसके लिए है? बोर्ड के एग्जाम के लिए, है ना। बोर्ड के एग्जाम के अलावा और किसी के लिए वो एक्सक्लूजन नहीं है ना। तो वो सारे जो है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए, जेई के लिए कुछ भी आपका एक्सक्लूड नहीं हुआ है। तो हमें जेई के लिए जितना सिलेबस है वो सब कुछ पढ़ना ही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है।
तो बोर्ड के लिए ये सब चीजें सिर्फ एक्सक्लूड हुआ है, बाकी जेई के लिए हमारा सब कुछ पढ़ना ही है। तो बेसिकली आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट पे। तो लास्ट क्लास में हमने एंगल्स के बारे में देखा था कि एंगल्स किस तरीके से होता है और कैसे वर्क करता है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना, तो लिख लो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमारा बेसिक डेफिनेशन था रेशियो का, आपको याद होगा, है ना। 10th में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी पहले कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो अगर मैं इसको बेस बोलता हूं तो इसके परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, है ना। इसके परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्या बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाइट हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं B से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं H से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूं तो आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे H/P, कॉस की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस और टेन थीटा की वैल्यू हाइट बाई बेस, है ना। ये सब आपने किया होगा। और इसी का इनवर्स वाला पार्ट होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब भी आपने पढ़ा होगा, है ना। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा P/H, P/B और B/H, है ना। तो ये सब हमने डिटेल में ये सब, क्योंकि रेशियो वाला टर्म है तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे कैसे ये सब रेशियो वर्क करता है ना। तो रेशियो का वर्किंग आपको पता होगा कि कैसे आप एक ट्रिगोनोमेट्रिक अगर आपको ट्रायंगल दे दे, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, तो बाकी सब कुछ आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये सब चीजें आपके लिए इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसमें कि अब हमें अगर ये चीज दिया हो, इसके पहले हम एक टेबल देखते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, एक XY प्लेन में अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और XY प्लेन में अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस टाइप से माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस होता है ना। अब अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो क्वाड्रेंट आपको पता है। और ये देखो इस एक कोई पॉइंट लोगे तो यहां पे एंगल कितना बनता है 0 डिग्री का बनता है ना। इस एंगल पे कितना बनता है 0 डिग्री का बनता है कि नहीं, इस पे कितना बनता है 0 डिग्री का बनता है और 0 डिग्री का बनता है। और वाई एक्सिस पे अगर आप एंगल मेजरमेंट करोगे इस तरीके से, ये एंगल है ना, एंगल मेजरमेंट इसी तरीके से होता है, एंगल मेजरमेंट इसी तरीके से होता है। तो वाई एक्सिस पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम कितना बोलते हैं π/2, है ना। अभी देखो सही है क्या, ठीक है अभी सही है। तो मैं ये बोल रहा था, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जो आप अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करते हो तो एक्स एक्सिस पे एंगल कितना बनता है, एक्स एक्सिस पे एंगल आपका 0 डिग्री बनता है ना, क्योंकि कोई भी लाइन अगर आप इसी के अलोंग पुट करोगे तो कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा, है ना। वैसे ही अगर वाई एक्सिस पे जाओगे तो अगर मेजरमेंट हमारा हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हम मेजरमेंट करते हैं,
है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं और इसी तरीके से मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पे मेजरमेंट करोगे तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो x माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपका एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही आप नेगेटिव y में आओगे तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना दे देगा आपको, 3π/2, है ना, 270 डिग्री। अगर डिग्री के टर्म्स में समझो तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। और अगर आप एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेते हो तो आपका कितना एंगल कवर हो जाता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को ही हम कितना बोलते हैं, 2π बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अब सब कुछ रेडियन के टर्म में पढ़ना है, तो आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा क्या है आपका, एक्सिस पे कितना कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, बस उसका ये नोटेशन है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को एंगल के टर्म्स में बताना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां लाई करता है, 0 से 90 के बीच में, है ना, और 0 से π/2 के बीच में, है कि नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां लाई करता है, π/2 से पाई के बीच में, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट कहां लाई करता है, पाई से 3π/2 के बीच में, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहां लाई करता है, 3π/2 से लेके 2π के बीच में, है ना। तो ये क्वाड्रेंट्स का एंगल हो गया। ठीक है, एक रूल आपको ये भी पता होगा, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये रूल आपको पता होगा शायद, है ना, एडवांस मैथ्स में आपने किया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। तो मैं बस हर एक क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है वो चीज मैं लिख रहा हूं। ठीक ना, तो ए क्या होता है, ए मतलब हो गया ऑल। ठीक है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन, एस मतलब साइन। ठीक है, तो साइन होगा और साइन के साथ अगर होगा तो कॉसेक भी होगा। ठीक है, थर्ड में टी मतलब टेन का टर्म, है ना, तो टेन का टर्म होगा तो कॉट भी होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। तो आपको ये रूल हमेशा याद रखना है, ASTC। ठीक है, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से है ना, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ए मतलब क्या हो गया, ऑल, साइन मतलब क्या हो गया, एस मतलब क्या हो गया, साइन और कॉसेक। ठीक है, टी मतलब क्या हो गया, टेन और कॉट, और सी मतलब क्या हो गया, सी मतलब कॉस और सेक। ठीक है, तो ये आपका साइन कन्वेंशन है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा टर्म आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, टेन में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा टर्म क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वो चीज आप प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम उस वाले प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका अभी कोई यूज नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये सब इसका साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन सबको समझ में आ गया कि कौन सा वाला पार्ट कहां पे पॉजिटिव होता है और कहां पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो कि अगर आपको कोई ये दे दे, है ना, इफ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, कॉस कैलकुलेट करना है, टेन कैलकुलेट करना है ना, कॉट कैलकुलेट करना है, कॉसेक कैलकुलेट करना है और सेक कैलकुलेट करना है ना। तो ये हमारे पास 6 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन 6 में से हम बेसिकली सिर्फ किसी में काम करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 में ही काम करते हैं, है ना। ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन बेसिकली जो हम वर्क करते हैं किसमें करते हैं, साइन, कॉस और टेन में ही करते हैं। क्यों इसी 3 में करते हैं, बाकी 3 में
इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बाकी 3 को तुम इसी 3 में फिर से कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो अलग से उन लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको tan पता है तो आप cot निकाल ही सकते हो, है ना। तो इसलिए जब भी आप आगे चल के हम लोग फॉर्मूला भी जब पढ़ेंगे तो वो सब सिर्फ हमारा जो फोकस होगा वो किसके टर्म्स में होगा, साइन कॉस tan के टर्म में होगा। बाकी अदर 3 जो है, अगर अदर 3 में कोई क्वेश्चन हमें देता है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस tan में और फिर साइन कॉस tan में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो कि अगर हमें साइन की वैल्यू 3/5 दी हुई है तो हम एक ट्रायंगल तो फॉर्म कर सकते हैं ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया होगा पहले, है ना। अगर 3/5 दिया है तो इसका मतलब हाइट 3 होगा और हाइपोटेनस 5 होगा, और अगर 2 साइड पता है तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, है ना। इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, है ना। तो अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कॉट थीटा, है ना, कॉसेक और सेक सारा निकाल सकते हो, है ना। तो सेक क्या हो जाएगा 5/4। लेकिन यहां पे हमने एक चीज क्या एज्यूम कर लिया, यहां पे देखो ये चीज सही है, गलत नहीं है। यहां पे एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो थीटा की वैल्यू थी, ये थीटा एक्चुअली में हमने बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम कर लिया, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये हमारा बाय डिफॉल्ट एजम्पशन था। और 10th में जो अभी तक आपने ये कैलकुलेट किया होगा तो वहां पे सब पे आपने ये बाय डिफॉल्ट एजम्पशन लेके ही सॉल्व किया होगा, ठीक है। लेकिन थीटा तो अब कहीं भी लाई कर सकता है कि नहीं। अगर मान लो कि सेम क्वेश्चन में, है ना, ये जो आंसर हमने निकाला ये किसके लिए निकाला, थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके। लेकिन अगर मान लो कि हमें क्वेश्चन में ये बोला होता कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हमें इस रूल से तो पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। तो यहां पे देखो साइन की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे देखो साइन की वैल्यू जो 3/5 लिखा हुआ है इसलिए पॉजिटिव लिखा हुआ है ना। क्यों, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू इसने सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल रखा है क्वेश्चन में ही, तो इसलिए साइन थीटा हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए था, है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव तो है, सही है, लेकिन बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, है ना। तो जब आपका थीटा अगर किसी और क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो हमें करना कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस साइन को पहले स्टार्टिंग में भूल जाओ। पहले आप एज्यूम कर लो कि सारा फंक्शन जो है हमारा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आप पहले ट्रायंगल फॉर्म करके पॉजिटिव ये सारा साइड लेंथ निकाल के, सारा साइड लेंथ निकाल लो आप, और ये रेशियो सारा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्वाड्रेंट पे आएंगे कि थीटा एक्चुअली में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन का टर्म पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। और बाकी सारा टर्म इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो एक्चुअली में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव साइन लगाना पड़ा, क्योंकि आपका थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको थीटा को देख के सॉल्व करना पड़ेगा कि थीटा का किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन डिसाइड होगा, है ना। लेकिन जो ट्रायंगल आपका फॉर्म होगा वो ट्रायंगल विदाउट साइन ही आपको करना है। विदाउट साइन से आप ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लो और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हर एक टर्म को कैलकुलेट करके आप देख लो कि कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता चल गया कि ये कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर आप एक टेबल क्रिएट करना चाहोगे, ठीक है, अगर मैं एक टेबल क्रिएट करके दूं, आप ये टेबल खुद से फिल करना, ठीक है। बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है, आप इस टेबल को खुद से फिल करना और देखना कि ये सही है कि नहीं, है ना। यहां पे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ऊपर में मैं क्वाड्रेंट लिख रहा हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहां पे मैं फंक्शन लिख रहा हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। ये सब आप खुद से फिल कर लेना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और ये देखो यहां पे आपको साइन लिखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है।
तो अगर आपको ASTC रूल पता है तो ये सब चीजें टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आप तुरंत लिख सकते हो उसी वाले पार्ट से। ठीक है, तो कभी ये टेबल वगैरह कुछ फिलेबल करने के लिए दिया जाए तो कर लेना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर में मेरा क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा टर्म क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, याद होगा आपको, है ना, ये क्या हमारा ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट में S पॉजिटिव, तो S जहां पे है और कॉसेक जहां पे है पॉजिटिव, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में T, तो T को पॉजिटिव करेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, यहां पे कॉट कर दो, है ना, ये आपका कॉट थीटा हो गया। ठीक है, तो बाकी सारे में क्या होगा, बाकी सारे पार्ट में आपका सारा टर्म नेगेटिव होगा, बस tan और cot वाला टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में C यानी cos का टर्म पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव किया, ये पॉजिटिव किया, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये टेबल दिया हुआ है, बस आपको ये रूल याद रखना है। अगर ये रूल आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को, सारा साइन कन्वेंशन आपको याद हो जाएगा, है ना, कि ASTC वर्क से आप कर सकते हो, है ना। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं ग्राफ वाले पार्ट पे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कि ग्राफ कैसे फॉर्म होता है उस पर हमें नहीं जाना है, बाकी हम लोग ग्राफ कैसा होता है बस हमें वो समझना है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए आते हैं, पहला हमारा है साइन एक्स, है ना, और साइन थीटा, साइन थीटा साइन एक्स कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे हम किसको प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस को हम थीटा को लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा थीटा आएगा, है ना, क्योंकि यहां पे थीटा लिखा हुआ है, तो यहां पे हम थीटा की वैल्यू ही पुट करते हैं। अगर आप यहां पे एक्स पुट कर दोगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे हम थीटा लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, तो यानी एक्स एक्सिस पे हम थीटा पुट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम किसको पुट करेंगे, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। ठीक है, और साइन की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करता है, 1 से -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, और साइन की वैल्यू 0 पे कितना होता है, साइन थीटा साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये स्टार्ट कहां से होता है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, है ना। और एक वेव की तरह ये मूव करते हुए -1 से 1 के बीच में, है ना, इस टाइप से ये बढ़ता जाता है, और ऐसा ही कर्व ये नेगेटिव साइड में भी शो करता है। ठीक है, तो ये देखो कर्व आपका कहां से कहां तक जा रहा है, -∞ से लेके +∞ तक, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें जो मार्किंग होती है, बस एक बार मार्किंग को समझ लेते हैं हम। ये जो एक्स एक्सिस पे जहां जहां पे ये कट कर रहा है उन सारे पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये देखो मार्क, पहले तो कहां पे कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहां पे कट करता है, और साइन की वैल्यू 1 किसके इक्वल होती है, तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कितना हो जाता है आपका, π/2 हो जाता है, और 90 डिग्री हो जाती है, याद होगा आपको, है ना। जो आपने 10th में 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आपको याद होगी, तो उसी वैल्यूज के बेसिस पे हम अपने कर्व को, है ना, तो ये वाला 0 से π/2 का लेंथ हो गया, और यही लेंथ π/2 का लेंथ आगे रिपीट होता है बार बार, है ना। तो ये जो लेंथ π/2 है, नेक्स्ट आप इसमें π/2 ऐड करोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे, पाई पे पहुंच जाओगे। तो यानी पाई पे साइन की वैल्यू कितनी दे देगी आपको, 0 दे देगी, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3π/2, है ना। सब में बस π/2 ऐड करते जाओ तो आप इस टाइप से पहुंच जाओगे, है ना। ये कितना हो जाएगा, 5π/2, है ना। ये मार्किंग बस करने का तरीका आप सीख लो कि कैसे हो रहा है। नेगेटिव साइड में भी आप उसी तरीके से π/2 इंटरवल को आप मार्क करते जाओ, है ना, तो आप सारा कुछ समझ में आ जाओगे, नेगेटिव साइन के साथ -2π, है ना। तो ये सारा मार्किंग होता है। अब इस कर्व को देख के अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो साइन π/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है ये 1 है ना। ये जो बीच वाला मार्किंग किया हुआ है
ये बीच वाला मार्किंग ये सबसे पीक वाले पॉइंट को डिनोट कर रहा है सब में, है ना। बीच में जहां पे आपको π/2 3π/2 ये सब टर्म दिख रहा है वो सब पीक वाला पॉइंट है, ठीक है। तो पीक वाले पॉइंट यानी अगर कोई हमसे पूछता है कि sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर कोई पूछता है कि sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे देखो sin 3π/2 है और ये नेगेटिव साइड में जा रहा है तो वैल्यू हम कितना बताएंगे -1, है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, है ना। अब देखो साइन की वैल्यू जीरो कहां कहां पे हो रही है ना। अगर कोई हमसे बोलता है कि अगर आप साइन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी साइन 0 हो जाएगा, है ना। तो साइन 0 पे कितना दे देता है 0 दे देता है। साइन की वैल्यू पाई भी पुट करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। पाई मतलब कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। फिर साइन की वैल्यू 2 पाई दोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा, है ना। उसी तरीके से आप नेगेटिव साइड में देखोगे -पाई पे भी 0 मिलेगा और -2 पाई पे भी 0 मिलेगा और इसी टाइप से ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो आप सारे इंटरवल को ध्यान से देखो, ये कितना मल्टीपल है 1 पाई, ये कितना है 2 पाई, नेक्स्ट कितना आएगा 0 3 पाई पे, फिर कितना आएगा 4 पाई पे, है ना। इसका मतलब पाई के जितने मल्टीपल्स है ना, पाई के जितने भी इंटीजर मल्टीपल है उन सारे पॉइंट पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो अगर मैं इसी चीज को अगर कोई मुझसे पूछता है कि 100 पाई की वैल्यू कितनी होगी तो भी हम डायरेक्टली कितना बता पाएंगे 0 बता पाएंगे, है कि नहीं। अगर कोई हमसे साइन ऑफ -50 पाई पूछता तो भी हम कितना बता पाते 0 बता पाते, क्योंकि ये सब पे क्या हो रहा है ये पाई का मल्टीपल्स है ना। ये और ये चीज हमें कहां से पता चल रहा है ग्राफ को देख के पता चल रहा है। इसका मतलब साइन के अंदर में अगर आप n पाई कुछ भी पुट करो ये हमेशा आपको क्या देगा 0 देगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना। n पाई जब भी दोगे और n क्या होगा यहां पे n में कोई भी इंटीजर पुट कर रहा हूं तो आप n कुछ भी इंटीजर पुट करो हमेशा आपको साइन n पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। और इसी चीज को अगर मैं n पाई की जगह पे थीटा पुट कर दूं और कोई मुझसे पूछता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 किस थीटा के लिए होती है तो मैं क्या बता सकता हूं थीटा इक्वल टू n पाई के लिए, और n किसको बिलोंग करेगा z के लिए, है ना। तो ये समझ में आया। तो ये एक जनरल सा सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू कहां पे 0 होती है ना, है ना। लिख लो इस पॉइंट को, साइन थीटा इज 0, है ना, साइन थीटा इज 0 फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो गया कि इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो आप पाई को, है ना। तो पाई के साथ किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करो हमेशा आपको साइन की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 ही मिलेगी, ठीक है। और आपके पास साइन का कर्व है तो आप इसका डोमेन तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, ये सब मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है आप लोगों ने, है ना। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं लिख दे रहा हूं आपको, है ना। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, है ना, और 1 1 मेनी 1 और ऑन टू इनटू, ये सब कुछ आप लोग खुद से फिल कर लेना, ठीक है। देखना कि ये सब वैल्यू क्या होती है, बस मैं आंसर लिख देता हूं आप समझ जाओगे, है ना। रेंज डोमेन कितना होता है R, रेंज -1 to 1, कोडोमेन R, मेनी 1 और इनटू, क्लियर है। तो ये साइन के बारे में मैंने ग्राफ प्लॉट किया और कौन कौन सा पॉइंट का मार्किंग हो रहा है ना, इस पॉइंट के मार्किंग को आप थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस पॉइंट के मार्किंग पे ध्यान रहेगा तो आप ग्राफ को कहीं भी प्लॉट करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी टाइप के एक और कर्व पे आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक और कर्व कौन सा हमारे पास कॉस का कर्व, है ना। तो साइन का कर्व है हमारे पास, कॉस का कर्व है। कॉस और साइन में क्या डिफरेंस होगा आपका, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस आपका है कि एक 0 से स्टार्ट होगा और एक ऊपर से स्टार्ट होगा, 1 की तरफ से स्टार्ट होगा, है ना। तो फिर से सेम टाइप का कर्व प्लॉट कर लो, ऑलरेडी आप कर्व प्लॉट कर चुके हो, बस एक्स एक्सिस पे जो मार्किंग है उस चीज को मैं यहां पे हाईलाइट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस पे मैं थीटा लूंगा और वाई एक्सिस पे वाई लेंगे, है ना। ये वैल्यू भी कहां से कहां लाई करती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है।
और इस कर्व को जब आप प्लॉट करते हो तो ये कर्व कहां से जाता है, ऊपर से स्टार्ट होता है कॉस की वैल्यू। क्यों? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0 पे ये कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना। और ये इस तरीके से कर्व मूव करता जाता है ना, ऐसे बढ़ता जाता है। और इसी तरीके से ये नेगेटिव साइड में भी बढ़ता जाता है ना। साइन कर्व क्या होता है आपका, ऑड या इवन। साइन कर्व क्या होता है, आपने किया था, है ना। साइन कर्व क्या होता है, आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि साइन कर्व क्या होता है आपका, ऑड इवन। ये कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है ना, ये पॉइंट भी लिख लेना। और ये क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है ना। तो ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं यहां पे ये चीज कर रहा हूं। हाँ, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल पे ही तो होगा। देखो ग्राफ में तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे 0 हो रहा है, फिर पाई पे 0 हो रहा है, फिर 2 पाई पे 0 हो रहा है, फिर 100 पाई पे 0 होगा, 200 पाई पे 0 होगा, है ना, 1000 पे 0 होगा। वैसे ही नेगेटिव साइड में भी 0 होगा। क्लियर है सुब्रजीत, है ना। तो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल पे ही वो 0 देगा, और किसी पॉइंट पे तो वो कभी 0 देगा नहीं, क्योंकि इसका इंटरवल जो ये अपने आप को क्या कर रहा है, 0 से 2 पाई में रिपीट कर रहा है। ये पीरियोडिक फंक्शन है 0 से 2 पाई तक में, है ना। इसका पीरियड कितना है, 2 पाई का है। तो 0 से 2 पाई में जो इसका बिहेवियर होगा, सेम बिहेवियर उसका आगे के इंटरवल में भी होगा। तो बस मैं इसको आपको 0 से 2 पाई में आपको मैंने दिखा दिया कि ये देखो कहां से कहां 0 हो रहा है, बीच में पाई पे 0 हो रहा है, फिर 2 पाई पे 0 हो रहा है, बाकी बीच में और किसी पॉइंट पे ये 0 है ही नहीं। तो सिर्फ पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे ही 0 होगा ये, है ना, क्योंकि ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना। ये पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। cos x में देखो, cos x में फिर से मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूं। यहां पे जो मार्किंग है, ये वाला पॉइंट तो 0 है। फिर से cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद होगा आपको, वो वैल्यू आपने याद किया होगा। तो ये वाला पॉइंट आपका π/2 है, और फिर से आप π/2 का मार्किंग लेते जाओ, तो ये पॉइंट आपका कितना मिल जाएगा, पाई, फिर कितना मिलेगा 3π/2, फिर कितना मिलेगा आपको 2 पाई, है ना। उसी तरीके से नेगेटिव साइड में क्या मिलेगा, -π/2, फिर -पाई, है ना। पाई मैं बस ऐड करते जा रहा हूं, -3π/2, और यहां पे कहीं पे -2 पाई मिलेगा। और इसी तरीके से ये चीजें बढ़ती जाएंगी, है ना। यहां पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे कि कॉस का टर्म कहां पे 0 हो रहा है, अगर मैं उस चीज को आपको हाईलाइट करने का ट्राई करूं, तो पहली चीज तो हमें ये 0 दिखाई दे रही है cos π/2 पे, है ना। तो cos π/2 0 है। दूसरा सेकंड टर्म कहां पे 0 हो रहा है, 3π/2 पे 0 हो रहा है ना। नेक्स्ट देखो 3π/2 पे 0 हो रहा है। इसके आगे कहां पे 0 होगा, तो ये तो 2 पाई है, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट पे ये 0 होगा, तो कहां पे 0 होगा, 5π/2 पे 0 होगा, है ना। और यही पैटर्न इसका नेगेटिव साइड में भी मूव करेगा। देखो -π/2 पे 0 हो रहा है, -3π/2 पे 0 हो रहा है। यानी अगर कोई हमसे ये पूछता है कि बताओ cos ऑफ 67π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, 0 डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे पता चला, यहां पे हमें पैटर्न दिख रहा है कि ये ऑड मल्टीपल है ना। तो जब भी आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 करोगे तो हमेशा वैल्यू cos की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। यानी अगर इसी चीज को आप जनरलाइज करना चाहो तो 2n+1 π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। ऑड नंबर को मैं 2n+1 π/2 से भी डिनोट कर सकता हूं, याद होगा आपको, है ना। और n की वैल्यू क्या लिखते हैं, z, है ना। तो ऑड नंबर को इस तरीके से भी लिखते हैं, याद है कि नहीं, 2n+1, n = z के लिए, है ना। तो n की वैल्यू z कुछ भी पुट करो, ये 2n+1 हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा। और थीटा के टर्म में अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो cos थीटा की वैल्यू किसके लिए 0 होगी, थीटा = 2n+1 π/2 पे, है ना। और n किसको बिलोंग करेगा, z को, है ना। तो cos की वैल्यू कहां पे 0 होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के, है ना। इस वाले चीज को पॉइंट बना के लिख लो, cos थीटा = 0 फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। तो π/2 का ऑड मल्टीपल आप लोगे तो वहां पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी,
है ना। और ये चीज आपको ग्राफ से दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके डोमेन रेंज की बात करते हो, फिर से वही चीज है ना, तो डोमेन रेंज वगैरह सब कुछ आपको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। बस पॉइंट बना के लिख लो, आप खुद से फिल कर लेना कि कहां कहां पे इसका डोमेन होता है, रेंज होता है, कोडोमेन होता है। ऑलरेडी हम इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो बाकी वाला पार्ट आप वहां पे रिवाइज कर सकते हो अगर किसी को कोई डाउट है तो। बाकी मैं बस यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होता है, डोमेन इसका R होता है, रेंज -1 से 1, है ना। सेम उसी के तरह ये बिहेव करेगा, sin x के तरह ही बिहेव कर रहा है, लेकिन ये क्या होता है एक्चुअली में इवन फंक्शन होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि sin x क्या, cos x क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, और ये भी पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो ये सब मैंने आपको पहले लिखवाया था आपको वहां पे, है ना। तो बस मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, और डिविजन फंक्शन आपको पता है इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये साइन और कॉस का कर्व हो गया, सब मैंने उस पे पॉइंट्स देख लिए, कहां कहां पे कौन सा पॉइंट है और कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड टाइप के कर्व पे, जो है 10x। 10x का कर्व मैंने आपको वहां पे नहीं बताया था, है ना। 10x का कर्व वहां पे मैंने आपको नहीं बताया था। तो यहां पे देखो 10x को हम कैसे प्लॉट करते हैं, और tan थीटा ले लेते हैं। तो यहां पे देखो tan थीटा का कर्व कैसे वर्क होता है। आपको tan थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में पता है, ठीक है। तो आपको tan थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0 पे 0 होती है ना। 0 पे कितनी होती है, 0 होती है ना। तो tan थीटा का अगर वैल्यू पता आपको तो 0 पे वैल्यू 0 दे देती है ना। और tan 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और tan π/2 पे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोलते हैं। नॉट डिफाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे किसको टेंड कर जाता है, इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है ना। तो बाकी 0 से π/2 के बीच में आपको सारी वैल्यू मिलेगी, लेकिन π/2 पे ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो इसलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो π/2 इंटरवल में मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो -π/2 है ना, इसके नेक्स्ट वाला पाई होगा, नेक्स्ट 3π/2 है ना। π/2 पे इन्फिनिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद है आपको। और cos थीटा जहां पे 0 होगा, tan थीटा वहां पे आपको क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा, है ना। तो यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जितना होगा वहां पे cos थीटा आपका 0 होगा, है कि नहीं। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ही tan थीटा आपको क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा, है ना। तो देखो यहां पे मैं जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहां पे मैं एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ऑड मल्टीपल वाले पार्ट पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं हर एक पॉइंट पे। देखो तो एक ऑड मल्टीपल तो ये π/2 है, तो देखो मैं डॉटेड लाइन से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले पॉइंट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो मैं बस एक मार्किंग रख रहा हूं कि इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, इन्फिनिटी के तरफ इसको बिहेव कराना है, ठीक है। और जब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि tan x का पीरियड कितना होता है, tan थीटा का पीरियड कितना होता है, पाई में होता है ना। तो ये अपने आप को कितने इंटरवल में रिपीट करता है, पाई के इंटरवल में ये आपका अपने आप को रिपीट करता है। तो जैसा कर्व आपका 0 से, जैसा कर्व आपका पाई इंटरवल में होगा वैसा ही कर्व आपका बाकी सारे इंटरवल में ही होगा, है ना। तो देखो π/2 tan π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी वैल्यू मेरी यहां कहीं पे जाएगी, है ना। जैसे जैसे आप π/2 के तरफ बढ़ोगे y की वैल्यू आपका इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा, है ना। और सेम वैसे ही अगर आप नेगेटिव π/2 पे भी जाओ तो भी ये टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पे भी आपका टर्म कैसे होगा, नेगेटिव जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या करेगा, 0 से तो पास करेगा ही, क्योंकि 0 पे 0 होता है ना। तो कर्व देखो इसका किस तरीके से वर्क करता है, ऐसा इसका कर्व आता है, ठीक है। देखो ऐसा कर्व होता है, और ये लेंथ एक्चुअली में कितना है, देखो ये कंप्लीट लेंथ पाई लेंथ का ही है। तो सेम कर्व आपका बाकी सारे इंटरवल में भी रिपीट होता जाता है ना। तो सेम टाइप का कर्व आप बाकी सारे पार्ट में रिपीट करते जाओ। तो जो आपका रेड वाला पार्ट है वो मेरा किसका कर्व है, tan x का कर्व है, ठीक है। ये किसका कर्व है,
10x का कर्व है, ये देखो ये मैंने सारा कर्व प्लॉट किया है ना। तो 10x का कर्व इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। ऐसा ही क्यों होता है वो एक अलग पार्ट बन जाता है, जो 12th में जाओगे तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा वहां पे, है ना। लेकिन अभी के लिए मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं, बस आपको ध्यान रखना है कि हर एक टाइप का कर्व किस टाइप का होता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इसका मुझे डोमेन बताओ, तो डोमेन तो आप देख सकते हो, है ना। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है, 1-1 और मेनी वन और इनटू और ऑनटू, है ना। तो ऑनटू और इनटू, इन सब में से ये क्या क्या होगा, तो ये सब आप, क्योंकि आपके पास ग्राफ सामने है ना, तो ग्राफ सामने है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली लिख सकते हो। डोमेन में आप क्या लिखोगे, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस वाला टर्म 0 हो रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, n बिलोंग टू z। देखो तो r में से मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। देखो कर्व ये है कि जो साइन की वैल्यू, देखो tan की वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है, tan क्या होता है, sin x बाय cos x होता है कि नहीं। tan क्या होता है, sin x बाय cos x होता है। तो tan x में sin x जहां पे 0 होगा, tan x वहां पे 0 होगा, है ना। तो देखो sin x कहां कहां पे 0 था, 0 पे 0 हो रहा था, पाई पे 0 हो रहा था, 2 पाई पे 0 हो रहा था, है ना। तो देखो उन सारे पॉइंट्स पे आपका tan x भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। और जहां जहां पे cos x 0 हो रहा था, वहां पे tan की वैल्यू क्या चली जाएगी, इन्फिनिटी चली जाएगी। तो tan कहां कहां पे 0 हो रहा था, π/2 पे हो रहा था, 3π/2 पे हो रहा था। तो जिस जिस पॉइंट पे वो 0 हो रहा था cos x, वहां पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके लिखा है, ताकि हमें पता चले कि उस लाइन के पास जब पहुंचेंगे तो हमें इन्फिनिटी पे जाना है ना। तो इसलिए मैंने कर्व इन्फिनिटी से स्टार्ट करके यहां पे इस तरीके से मूव किया। और क्योंकि ये पाई इंटरवल है, तो इन सारे इंटरवल में ये वैल्यू क्या होगी, अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो ये सेम टाइप का कर्व आपका हर एक इंटरवल में बनता जाएगा, ठीक है। तो डोमेन आप निकाल सकते हो, ग्राफ आपके सामने है। रेंज लिखोगे तो रेंज क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कोडोमेन तो ऑलरेडी आ रहा है, 1-1 होगा या मेनी वन होगा, मेनी वन होगा, और ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा आप कुछ देख सकते हो। ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा, देखो आपको याद है कि ऑड और इवन को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑड ही मिलता है ना। तो साइन मेरा ऑड है, तो tan भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन ही हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है, ऑड फंक्शन ही होता है। और ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको ऑलरेडी पता था, बताया था मैंने, बस यहां पे मैंने उसको थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू आपको दिखा दिया, ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि बताओ tan थीटा इक्वल टू 0 कहां कहां पे होगा, तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि हमें sin थीटा 0 पता है कहां कहां पे है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग tan थीटा भी 0 हो जाएगा, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई। तो पाई के जितना इंटीग्रल मल्टीपल है उन सब पे tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उन सारे पॉइंट्स पे साइन भी क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, है ना। क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्लियर है ना। ये मेरा sin थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको अब क्लियर हो रहा होगा, ग्राफ में हम किस तरीके से इस चीज को कर रहे हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बाकी कुछ कुछ कर्व्स हमारे पास अभी और भी है ना। उन सारे कर्व्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। इसके जो रिवर्स वाला फंक्शन है ना, कॉट है, कॉसेक है और सेक है, तो उन सब का ग्राफ कैसे वर्क करता है और कैसे ड्रॉ होता है, वो सब चीज हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग फिलहाल इतना तक ही ग्राफ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे और ग्राफ भी सीखेंगे, है ना। तो 3 ग्राफ और बचा हुआ है, उन तीनों ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और फंक्शंस की वैल्यूज कैसे कैसे कैलकुलेट होती है ना, डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट एंगल के लिए। अभी तक जो भी आप लोग एंगल कैलकुलेट कर रहे थे, है ना,
ये सारी वैल्यूज आपको पता होगी, ये टेबल है ना, ये टेबल तो ऑलरेडी आप 10th में कर चुके हो। थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है और 90 डिग्री होती है ना। तो ये सारा पार्ट आपको ऑलरेडी किया हुआ है ना। साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 0 में, है ना, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और ये 1 ऑलरेडी किया हुआ है आपको। ठीक है, तो मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूं। ये वाला टेबल आप लिख लो, जिसको याद नहीं है, जिसको याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, tan थीटा, cosec थीटा, ठीक है, sec थीटा और cot थीटा, है ना। तो ये सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी किया हुआ है, आपको पता है, 10th में आपने यही सब वैल्यू कैलकुलेट किया था। लेकिन अब जो हम सीखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि कर्व हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, किसी न किसी पीरियड में ये पीरियोडिक है ना। तो क्योंकि ये पीरियोडिक है, ये सारी वैल्यूज आप लिख लो, जिसको याद है ठीक है ना, जिसको याद नहीं है ये चीज ध्यान रखना। कॉस में क्या हो जाता है, ये 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। 10 में क्या होता है, दोनों का डिवीजन हो जाता है, तो ये 0, 1/√3, 1√3 और यहां पे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो गया कि ये इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो साइन का है उसका रिवर्स हो जाएगा। तो साइन 0 हो रहा था, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी सही है। तो मैं यही बोल रहा था कि ये सब वैल्यूज आपको पता है ना, ये सब चीजें आप लिख सकते हो, है ना, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस आप टेबल फिल कर लो खुद से, अगर आपको, है ना, अगर आपने पहले नहीं भी किया तो अब इसको आप अभी टेबल फिल करके आप ये चीज देख के लिख सकते हो, है ना। सारा वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है ना, तो आप देख लो कि कौन से पार्ट में कौन सा वैल्यू आता है। ठीक है, तो देखो सेक में क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक का रिवर्स, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। 10 में कॉट का ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। बाकी के लिए √3, 1, 1/√3 और ये नॉट डिफाइन है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, है ना। तो ये टेबल आपको ऑलरेडी पता है, बस मैंने ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया। अगर आपको नहीं याद है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि अभी तक हमने सिर्फ 0 से 90 के लिए ही वैल्यू कैलकुलेट की थी, या अगर आप एक्सिस पे जाओगे तो सिर्फ हमने किस क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे क्वाड्रेंट में भी तो वैल्यूज वगैरह होगी कुछ ना कुछ, है ना। तो उन सारे पार्ट्स में कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम उस चीज को सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज को सीखेंगे। और साथ ही आपने उसके पहले के लेक्चर में ये चीज देखा होगा कि कैसे हम कोई सा भी एंगल को रेडियन और डिग्री में आपने कन्वर्ट किया था, है ना। बहुत बड़े बड़े एंगल को भी आपने कन्वर्ट किया है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब कि आप सारे एंगल्स को, किसी भी टाइप के एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही चीजें सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी, कितने भी बड़े एंगल की वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वही चीजें सीखेंगे। अभी के लिए आपके पास जो होमवर्क है वो आपका जो जेई शीट है, जेई शीट में अप टू 100, ठीक है, जेई शीट में आपका अप टू 100 तक के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। और जो एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 अब आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना शीट का, और बाकी 25 क्वेश्चन आपका जेई वाले शीट का है ही। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे मिलते हैं कल। ओके, चलो बाय।